वेलकम टू फॉर्मूला ज्ञान चैनल दोस्तों। तो गाइस आज का जो इस वीडियो है वो हमारा क्लास 9 का साइंस का वीडियो है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में। तो गाइस ये जो वीडियो है ये वीडियो हमने बनाया है आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपके अभी एनुअल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आई होप आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो गाइस ये वीडियो का पर्पस है कि आपका फुल रिवीजन हो जाए ये पूरे चैप्टर का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, केवल एक वीडियो में। तो यहाँ पे हम 40 क्वेश्चंस देखेंगे और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अ स्टूडेंट हीट्स 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ सील्ड एयरटाइट फ्लास्क। सो इधर पे 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है इन अ सील्ड एयरटाइट फ्लास्क। तो यहाँ पे एक हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, उसके अंदर हमने 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी चीज़ क्या बोली जा रही है, आफ्टर द रिएक्शन द फ्लास्क कंटेन्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन इधर हो रहा है, बेसिकली गाइस कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट। सो इधर पे कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 गैस बना गई। तो और दूसरी चीज़ ये बोला गया है ये एयर टाइट कंटेनर है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ द फ्लास्क। तो टोटल मास कितना होगा फ्लास्क का, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शंस को समझते हैं और देखते हैं टोटल मास कितना होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन, लेस देन द ओरिजिनल मास बिकॉज गैस वॉज प्रोड्यूस्ड। सो लेस देन द ओरिजिनल मास मतलब गाइस ये ओरिजिनल मास था और इससे जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है उससे ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट का मास ये ओरिजिनल मास से कम होगा। सो ये कहा जा रहा है। क्या ये ऑप्शन सही है? ये तो सही नहीं लग रहा, ओरिजिनल मास से कम नहीं होना चाहिए। मोर देन द ओरिजिनल मास, क्या ओरिजिनल मास से ज़्यादा होगा? तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल मास। ये सही लग रहा है। और लास्ट है डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क। यहाँ पे गाइस कोई टेम्परेचर का इवन टेम्परेचर का रोल हो, टेम्परेचर से जो मास है उस कहीं पर भी कोई रिलेशन फॉलो नहीं करता है। मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। द राइट आंसर इज एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल मास। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है गाइस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। एंड दिस वी नो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये एग्जाम्पल में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल रहेगा मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन अ क्लोज सिस्टम total mass remains constant regardless of the chemical reaction, chemical changes occurring। तो गाइस हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे वीडियो में। आई होप आप कॉपरेट करें और आप भी देख के ट्राई कर सकते हैं, पहले पॉज करके वीडियो को। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच स्पेसिफिक पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स द थियोरेटिकल बेसिस फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इधर पूछा जा रहा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो 6 पोस्टुलेट हैं उसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन सा पोस्टुलेट अच्छे से समझाता है, ये ऑप्शंस में से कौन सा पोस्टुलेट समझाता है। तो पढ़ते हैं, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। तो ये तो नहीं बता रहा है, तो एटम्स सेम रहते हैं एक एलिमेंट में, ये बता रहा है। ट्रू स्टेटमेंट है बट ये बता नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सही लग रहा है हमें आंसर। एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं और ना तो क्रिएट हो सकता है मास और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो स्मॉल होल नंबर्स में एटम कंबाइन होता है, तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, बट इस कंटेक्स्ट में ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं समझा पा रहा है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये भी सही स्टेटमेंट है, डाल्टन का पोस्टुलेट है, बट इधर पे ये वैलिड नहीं है। तो जो राइट आंसर है बी। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बहुत अच्छे से समझा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है गाइस। द पोस्टुलेट स्टेटिंग एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इंश्योर्स मास बैलेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन का मैंने कंबशन कर दिया
मतलब कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर उसको बर्न किया, कंबशन किया उसका, सो 11 ग्राम ऑफ CO2 बनता है गाइस। बोला जा रहा है इधर पे मुझे 11 ग्राम CO2 मिलेगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है हाउ मच CO2 विल बी फॉर्म्ड इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड। अगर मैंने अगेन सेकेंड केस में मैंने अगेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन ही लिया है और फिर से उसको मैंने 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, इधर 50 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो क्या कितना मेरे को CO2 का मास मिलेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। सो गाइज अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, हमारा जो रिएक्टेंट है, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले गाइज देखते हैं इधर कौन सा लॉ लगेगा वो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे ये 3 ग्राम है और यहाँ पे 8 ग्राम है और 3 + 8 11 हमें मिल रहा है देखने को। तो गाइज ये जो लॉ है ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो कहता है कि हमारे जो मासेस हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड में वो सेम रेशियो में रहते हैं कहीं पर भी। सो क्या ये सेम रेशियो में है? सो इधर पे 3 है, इधर पे 50 है, तो नहीं, हमें क्या इधर समझना है, तो ओनली 3 ग्राम ऑफ कार्बन हमेशा 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो बट यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 50 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें से हमारा 8 ग्राम ही रिएक्टिव होगा और बाकी बचा कितना, 50 - 8 जो कि 42 ग्राम है, ये अनरिएक्टिव स्टेट में रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगेन प्रोडक्ट वही बनेगा, 3 + 8 11 ग्राम ही इधर मुझे CO2 मिलेगा फिर से। तो द राइट ऑप्शन इज 11 ग्राम। तो आइए समझते हैं, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है गाइस, 3 ग्राम ऑफ कार्बन ओनली रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द एक्सेस ऑक्सीजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो यहाँ पे समझते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन अभी हमने देखा था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बताता है, स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस में, केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट प्रपोर्शन मतलब गाइस फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो एकदम सही है, अपने मास के रेशियो को मेंटेन रखते हैं। जो केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो उनके जो मास के रेशियो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं हर जगह, मास रेशियो इज ऑलवेज सेम। सो ये बात हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कहते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, द वॉल्यूम ऑफ कंबाइनिंग गैसेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। गाइस इधर पे वॉल्यूम की बात की गई है और इधर पे हम मास की बात करें तो ये ऑप्शन रूल आउट हो जाता है पहले ही, तो ये ऑप्शन गलत है। और दूसरी चीज़ इधर कंबाइनिंग गैसेस की बात चल रही है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स इज ऑलवेज द सेम एज द मास। तो नंबर ऑफ एटम्स, क्या नंबर ऑफ एटम्स हमेशा मास के इक्वल होता है? तो गाइज ये कोई कंपलसरी बात नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है डायरेक्टली। नंबर ऑफ एटम्स देखिए, जैसे CO2 है, इधर दो ऑक्सीजन एटम है, तो ज़रूरी नहीं है इसका जो मास है वो 2 म्यू हो, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इज इंडिपेंडेंट। तो इधर पे मास की बात की गई है और मास रेशियो की बात की गई है ऑफ एलिमेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड कहाँ से हमने लिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। सो कंपाउंड कहाँ से भी हम लेंगे, सो उसका जो मास रेशियो है, फॉर एग्जांपल CO2 गैस है, उसका जो मास रेशियो है वो हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वो हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आप कहीं से भी गैस लीजिए या वाटर का अगर आप देखें तो वाटर का जो मास रेशियो है वो हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। चाहे आप कहीं से भी वाटर को लेके आएंगे, उठाएंगे कोई भी सोर्स से, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से निकालेंगे तो वाटर का जो मास रेशियो है वो सेम रहेगा, यही बोला जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन 1:1 रेशियो। तो गाइस अगेन ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है, 1:1 रेशियो में कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा कंबाइन हो। इधर पे देखिए 2:1 हो गया, 1:2 हो गया, 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस जल्दी से। So option C is absolutely right. The mass ratio of element in compound is a unique fixed identity regardless of origin. So यहाँ पे हम देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5, in a lab 9 ग्राम of water is decomposed to get 1 ग्राम of hydrogen. एक लैब में गाइस जो 9 ग्राम ऑफ वाटर है इसको डिकम्पोज किया है हमने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बोला जा रहा है 9 ग्राम ऑफ वाटर को हमने डिकम्पोज कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स में। अगर जो हाइड्रोजन है वो कितना है गाइस, हाइड्रोजन जो है हमारा वो है हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम है और इधर पे ऑक्सीजन 8 ग्राम है, ये बात की गई है पहली बात। दूसरी बात क्या है, इफ़ यू डिकम्पोज 18 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हम 18 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो अगेन सेम वाटर ही है और बट इधर 18 ग्राम हो गया है फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। इधर पे गाइस हम डिफरेंट सोर्स ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड।
सो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होगा। तो गाइस अभी वही बात हमने की थी। तो कोई भी सोर्सेज से अगर हम लें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि उसका जो मास रेशियो है, रेशियो बाय मास है, वो हमेशा सेम रहता है। सो अगर आप देखें इधर 9 ग्राम मैंने लिया है और इधर 18 ग्राम, मतलब इसका डबल लिया है इंटू 2, तो ये 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है ये भी डबल हो जाएगा, तो इधर पे 2 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म होगा। और अगेन इधर पे अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो इधर पे हमारा जो ऑक्सीजन इधर पे फॉर्म होगा वो कितना होगा, वो भी डबल फॉर्म होगा इंटू 2, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होगा। सो व्हाट विल द मास ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन, तो 16 ग्राम। सो अगेन हाँ, ये हमने कैसे जाना, अगेन रेशियो बाय मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट इज ऑलवेज सेम, डजंट मैटर वेयर इज द सोर्स फ्रॉम। सो 16 ग्राम इज माई राइट ऑप्शन। सो 16 ग्राम गाइस ऑप्शन बी। सो H/1, तो रेशियो आप ऐसे भी इसे निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, डाल्टन्स पोस्टुलेट स्टेटिंग दैट द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड एक्सप्लेन्स। सो अगेन यार गाइस ये पोस्टुलेट है डाल्टन का, रिलेटिव नंबर बोला जा रहा है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो इधर पे दो बात की गई है, रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम। तो बेसिकली रिलेटिव नंबर क्या है गाइस, कहीं पर भी आप कहीं से भी अगर आप H2O है, इधर पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, अगर आप इसको कहीं से भी, एक वाटर मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ग्लास में पानी है, अगर आप इसे कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल निकालें तो हमेशा वो रेशियो है 2:1 ही रहेगा, मतलब जो उनका रिलेटिव नंबर है वो सेम रहेगा। और काइंड्स ऑफ एटम, तो काइंड्स ऑफ एटम भी सेम रहेंगे, इधर पे H तो इधर पे भी H, इधर पे H तो इधर पे भी H, तो काइंड्स ऑफ एटम भी सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहते हैं, मतलब सेम रहते हैं इन अ गिवन कंपाउंड एक्सप्लेन्स। सो ये कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा लॉ है जो इसको सही डिफाइन करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नहीं गई, इधर मास की बात नहीं चल रही है, इधर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, वो भी नंबर ऑफ एटम्स की, तो रेशियो की बात चल रही है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो गाइस ये सही बता रहे हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन इज द राइट आंसर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गाइस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगेन डेफिनेट प्रोपोर्शन जैसा ही है, बट यहाँ पे हम डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। जब हम डिफरेंट दो कंपाउंड्स को बात करें, उसका डिफरेंट कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं अगर अलग अलग जगह पे रिएक्ट कर रहे हैं तो हम उधर पे मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। अगेन मल्टीपल प्रोपोर्शन इज सेम एज डेफिनेट प्रोपोर्शन बट फॉर अ डिफरेंट कंपाउंड वेयर द एलिमेंट्स आर रिएक्टिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉ ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो गाइस अगेन रेडियस की तो बात ही नहीं चल रही, तो ऑप्शन गलत है। तो राइट ऑप्शन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं गाइस, ऑप्शन बी, सिंस द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड देयर टोटल मास रेशियो मस्ट आल्सो बी फिक्स्ड। तो मास रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। क्या तो यहाँ पे गाइस हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वुड मोस्ट डायरेक्टली चैलेंज डाल्टन्स पोस्टुलेट दैट एटम्स आर इंडिविजिबल। सो एटम का जो पोस्टुलेट है, डाल्टन ने कहा है कि एटम्स आर इंडिविजिबल अपने पोस्टुलेट में। तो इधर पे बोला जा रहा है, ये कुछ 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से कौन सा ऑप्शन उनके पोस्टुलेट को चैलेंज करता है। चैलेंज करता है मतलब कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उनको चैलेंज देता है कि उनका जो पोस्टुलेट है वो गलत है। सो कौन सा ये करता है दावा, तो देखते हैं ऑप्शन ए में, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। सो ये ठीक है, ये बात इंडिविजिबिलिटी से रिलेटेड नहीं है गाइस, तो ये गलत है ऑप्शन। द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद इन दैट, द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद इन द एटम। तो गाइस बाद में हमें पता लगा कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है ये चैलेंज करता है एटम के ये फ्रेज को जो एटम्स आर इंडिविजिबल बताया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो ठीक है गाइज, ये बात भी ट्रू है अपने में। एलिमेंट्स रिएक्टिंग टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये भी ट्रू है, बट ये कहीं चैलेंज नहीं करता है। तो चैलेंज जो करता है ऑप्शन बी करता है गाइज, ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रूव्ड एटम्स कुड बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज आगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अगेन, अमोनिया NH3 ऑलवेज हैज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अ 14:3 मास रेशियो। सो ये गिवन है, इफ अ सैंपल कंटेन्स 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हाउ मच हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो गाइस ये यहाँ पे बोला जा रहा है
अमोनिया जो है यहाँ पे हमेशा जो उसका मास बाय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास बाय रेशियो बाय मास है वो हमेशा क्या रहता है 14:3 रहता है। ठीक है गाइस। अब इफ़ अ सैंपल कंटेन्स 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अब मान लीजिए ये जो रेशियो है ये फिक्स्ड है 14/3, बट किसी सैंपल में अगर हमारे पास 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो मान लीजिए ये ऊपर वाले को मैंने नाइट्रोजन रखा है और नीचे वाले को हाइड्रोजन रखा है। सो ऊपर ये मास रेशियो तो 14/3 सेम है। अब ऊपर बोला है 42 ग्राम है, अब नीचे क्या है, नीचे क्या है मेरा हाइड्रोजन है, पूछा जा रहा है हाउ मच हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन गाइस कितना होगा, इसको मैं एक्स मॉलिक्यूल मान लेता हूँ। मान लीजिए हाइड्रोजन का जो मास प्रेजेंट रहेगा वो एक्स प्रेजेंट रहेगा, मुझे नहीं पता है, बट इन दोनों का जो मास बाय रेशियो है वो है 14:3। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे फ्रेम कर लेते हैं गाइस। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको निकाल सकते हैं। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो 14 × x इज इक्वल्स टू 42 × 3। सो x इज इक्वल्स टू 42 × 3/14। सो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, 14 3 टाइम्स जाएगा तो 3 × 3 9। सो x इज इक्वल्स टू 9, मतलब हाइड्रोजन का जो मास होगा वो होगा 9। ये होगा गाइस 9, क्योंकि ये 9 होगा तभी 42/9 जो होगा वो सिंप्लीफाई होके 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 14:3 देगा, जो कि उसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन है मास का। सो द राइट ऑप्शन इज 9 ग्राम्स, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो नाउ गाइज इधर पे हमने कंप्लीट कर लिया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे हम एटॉमिक मास यूनिट की तरफ, वो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। वाई वॉज कार्बन 12 चोजन एज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास इन 1961 इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, हमने कार्बन का आइसोटोप चूज किया था, मतलब कार्बन का एक फॉर्म होता है जो कि होता है C12 आइसोटोप। तो इसको हमने चूज़ किया था गाइस। इसको हमने क्यों चूज़ किया 1961 में, हमने ऑक्सीजन को क्यों नहीं चूज़ किया, जबकि ऑक्सीजन जो एटम है ये तो काफ़ी फ्रेंडली एटम है, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ईजिली बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन भी अच्छा रिएक्टिव है। तो तब हमने ऑक्सीजन को क्यों नहीं चूज़ किया, कार्बन को क्यों चूज़ किया। आइए समझते हैं, ऑप्शन देखते हैं। बिकॉज कार्बन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर रिलेटिव मास। सो हमने ये चीज़ बनाया है, आपको अगर पता होगा एटॉमिक मास यूनिट जो हमने बनाया है उसको जो रिलेटिव मास है वो हमने कार्बन को ही लगा रखा है, चूज़ किया है उधर पे। सो बिकॉज कार्बन एटम्स आर लार्जर एंड ईजियर टू वे, तो ये ऑप्शन गाइस रेलिवेंट तो लग ही नहीं रहा है कि कार्बन एटम बड़ा है और ईजियर टू वे है। बिकॉज कार्बन डज नॉट हैव एनी आइसोटोप्स, तो ये भी फॉल्स हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया ये C12 आइसोटोप के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। ये टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर रिलेटिव मास, तो गाइस ये बात तो ट्रू है अपने में, बट इधर पे ये देखिए ऑप्शन जो रेलिवेंट ऑप्शन है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस हमने इसको माना है। कार्बन काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ जो नंबर्स हमें दे रहा था मास के, वो दे रहा था, मतलब होल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दे रहा था दूसरे एटॉमिक मासेस के, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हम जब मास कैलकुलेट कर रहे थे तो उनके नंबर, उनके मास के नंबर होल नंबर में काफ़ी सारे हमें मिले कार्बन को C12 आइसोटोप कंस्ट्रक्ट करने से। तो इसीलिए गाइस इसको हमने यूनिवर्सली हर जगह एक्सेप्ट किया, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर रिलेटिव मास। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो आइए चेकआउट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। C12 वाज चोजन एज द मोस्ट सुटेबल रेफरेंस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल मास स्केल्स। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास यूनिट म्यू एंड रिलेटिव मास एटॉमिक मास की तरफ। सो गाइस इधर पे अब हम बात कर रहे हैं 1 AMU या 1 म्यू जिसको हम कहते हैं वो क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है गाइस, समझते हैं। द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, नहीं ये तो नहीं है, कार्बन की बात अभी अभी हमने की थी। एग्जैक्टली 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन, अभी अभी हमने देखा ऑक्सीजन को हमने एज ए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लिया है, हमने कार्बन को लिया है, तो ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो बिल्कुल सही, ये एकदम राइट ऑप्शन है गाइस, द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन 16 एटम, तो ये गलत है फिर से।
1 AMU कितना होता है गाइस, 1/12 होता है, 1/12 होता है मास ऑफ, बाय इट इज 1/12 द मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप, ओके 1 C12 कार्बन एटम के मास के 1/12 होता है कितना, 1 AMU। ठीक है गाइस, इसको हम आगे यूज करेंगे फिर से। सो ऑप्शन सी इज राइट, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास डिफाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। सो इफ द स्टैंडर्ड रूलर वाज चेंज फ्रॉम 1/12 ऑफ द कार्बन 12 टू 1/6 of carbon 12, the relative atomic mass of oxygen currently 16 mu would become। सो यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस, अगर हमने जो स्टैंडर्ड रूलर जो हमने बना रखा है 1/12, 1 AMU को हमने गाइस अभी अभी देखा, 1 AMU को हमने बना रखा है 1/12 है वो कार्बन 12 आइसोटोप का मास के। तो अगर मैंने इसको चेंज करके 1/6 कर दिया, 1/6 कर दिया अगेन C12 के मास का, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन करेंटली 16 म्यू, जो अगेन इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ऑक्सीजन का जो मास है गाइस वो 16 म्यू है। तो अब ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 1/6 अगर ये हो गया तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा। तो गाइस अगर आप देखें तो ये 1/12 था, तो इसको हमने क्या कर दिया, 1/6 कर दिया, तो ऑक्सीजन का मास भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसको हमने हाफ कर दिया तो ऑक्सीजन का मास भी हाफ हो जाएगा, तो 16 का हाफ 8 म्यू हो जाएगा, तो 8 म्यू होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इज राइट। So if the unit doubles in size, the fixed mass will be represented by the half the number of units। तो वही बात की गई है। So guys देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे relative atomic mass is a relative quantity because, ये relative quantity क्यों है ये बोला जा रहा है, हमने क्यों relative बोला है इसे, it changes based on the temperature। तो अगेन यार इधर टेम्परेचर कहाँ से आ गया, मास की बात चल रही, तो एकदम गलत ऑप्शन। इट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ एन एटम टू अ स्टैंडर्ड यूनिट 1/12 ऑफ C12। तो ठीक है, ये बात कुछ हद तक सही लग रही है, सही है। इट हैज़ नो यूनिट्स लाइक ग्राम्स और किलोग्राम्स। सो यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं रहते हैं, ग्राम और किलोग्राम, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस। सो यहाँ पे बोला जा रहा है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस। तो गाइस ये बात सही है, बट इधर पे कोई रेलेवेंस नहीं बना रही है ये बात, तो ये गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या है, इट इज़ मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ एन एटम टू अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये ऑप्शन एकदम सही लग रहा है गाइस। हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं गाइस, कंपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेइंग मशीन को देखें तो वेजिटेबल मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने बोला 1 kg 1 kg आपको पोटैटो चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको अपने तराजू में वो वेह करके देगा। मान लीजिए उसके पास 1 kg का एक वेट है, तो वो 1 kg का वेट से आपको मेजर करके 1 kg पोटैटो दे देगा। तो बट ये जो पोटैटो का मास है, ये मास एक्चुअली पोटैटो का तो नहीं है, ये मास किसका है, ये मास आपको उसने कंपेयर करके दिया, 1 kg जो मास उसके पास वेट था उससे कंपेयर करके आपको पोटैटो दे दिया 1 kg, और आप खुश हो जाते हैं, ठीक है सही है। तो बात तो सही है, बट ये उसका मास नहीं है, पोटैटो का मास नहीं है, ये मास है। ये मास हमने निकाला कैसे, हमने कंपैरिजन से निकाला, इसीलिए हम पोटैटो का मास 1 kg नहीं बोल के हम बोलेंगे ये उसका रिलेटिव मास है। किसके रिलेशन में, ये जो वेइंग मशीन था, वेइंग जो वेट्स थे उसके रिलेशन में। सो इसीलिए इधर पे बोला, इधर पे सेम तरीके से हम एटम का मास निकालते हैं। इधर पे हम एक जगह किसको रखते हैं गाइस, C12 को रखते हैं, और इसके मास से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बाकी एलिमेंट्स के मास, ऑक्सीजन, आयरन, तो इन सब के मास डिफरेंट एलिमेंट्स के मास कंपेयर करके देते हैं। सो इसीलिए इसको रिलेटिव कहा गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट वेट बट अ कंपैरिजन रेशियो अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। गाइस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 म्यू। सोडियम का एटॉमिक मास गाइस 23 म्यू है। दिस मीन्स 1 एटम ऑफ सोडियम इज, सो इसका मतलब क्या है यार, 23 म्यू का मतलब क्या है गाइस, 23 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। तो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। सो 23 म्यू का मतलब है गाइस 23 टाइम्स, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, 23 टाइम्स वो क्या है, हैवियर है। हैवियर है किससे, किससे,
1 AMU से। 1 AMU क्या होता है गाइस? 1 म्यू मतलब C12 आइसोटोप का 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप। तो इससे वो कितना ज़्यादा है? इससे 23 टाइम्स ज़्यादा है, तो हमने इसको कह दिया 23 म्यू। सो आई होप आपको समझ में आ गया। ऑप्शन बी इज राइट। So numerical value indicates number of mu units that equal the mass of sodium atom. Next question guys, which of the following symbol representation follows the correct IUPAC rule? So IUPAC rule के हिसाब से गाइज हमने सिंबल को नेम किया है। एटॉमिक मास टॉपिक गाइज हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं आगे सिंबल की तरफ। सो यहाँ पे IUPAC रूल के हिसाब से हमें सिंबल्स, हमारे पास सिंबल्स के कुछ रूल्स हैं। तो हमने बोला है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहना चाहिए और सेकेंड लेटर क्या रहना चाहिए गाइज? स्मॉल रहना चाहिए, अल्फ़ाबेट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे C कैपिटल है, O भी कैपिटल है, तो ये गलत हो गया। A कैपिटल है, L भी कैपिटल है, ये भी गलत हो गया। इधर C कैपिटल है, L स्मॉल है, क्लोरीन, तो ये सही है। N कैपिटल, A कैपिटल, तो गलत है। सो राइट ऑप्शन इज C। फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज, सेकेंड लेटर इफ एनी लोअर केस Cl फॉलोज दिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे जल्दी से। द सिंबल Fe फॉर आयरन इज डिराइव फ्रॉम। तो Fe जो सिंबल है ये कहाँ से डिराइव है? इसका ओरिजिन क्या है गाइस? तो इस पे भी क्वेश्चन आएगा गाइस। इट्स इंग्लिश नेम, इट्स ग्रीक नेम, इट्स लैटिन नेम, फेरम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। तो राइट आंसर है गाइस फेरम। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के नाम पे भी रहता है, साइंटिस्ट के नाम पे भी रहता है गाइस। तो यहाँ पे जो Fe है वो फेरम नाम है, इसका लैटिन नेम है, उधर से वो डिराइव हुआ है। तो ऑप्शन सी इज राइट। मेनी सिंबल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द एलिमेंट्स ओरिजिनल लैटिन नेम। तो उसका जो लैटिन भाषा में ओरिजिनल नाम है उधर से वो ओरिजिनेट होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। एन एटम ऑफ आर्गन इज मोनो एटॉमिक। आर्गन जो एटम है गाइस, एक आर्गन का एटम मोनो एटम है, क्या ये बात सही है? व्हाट डज दिस इम्प्लाई अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। तो ये क्या बताता है मुझे आर्गन एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में? जो आर्गन एटम है ये हमारा एक नोबल गैस है, ठीक है गाइस। It exists as a pair of atoms. It can exist independently as a single atom. It must bond with other elements to be stable. So ये ऑप्शन गलत है, इसको बॉन्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। It has only one electron, ये भी गलत है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं क्योंकि स्टेबल रहते हैं। हीलियम गैस, नोबल गैसेस गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, तो इनके पास ये ना तो गेन करेंगे या तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो गलत है। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज सिंगल, इट इज़ राइट आंसर। सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है गाइस। इट एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ एटम, नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Monatomic elements consist of stable single atoms that don't need to be bond to exist. Monoatomic है गाइस ये, मतलब इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट करेगा। अब मोनोएटॉमिक ये होते हैं। डाईएटॉमिक मतलब गाइस जो दो के साथ बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दो के साथ बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। तो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल गाइस, तो एटॉमिसिटी क्या होता है गाइस? सिंपली एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने के साथ बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करता है, वही मेरा एटॉमिसिटी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सल्फर जो मॉलिक्यूल है वो 8 सल्फर्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए है। तो ऐसा ऑक्टेगोनल जैसा शेप बनाता है गाइस ये। तो 8 सल्फर के साथ ये बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो इसको हम डाई में डालेंगे। डाई मतलब 2 के साथ बॉन्ड बनाना, टेट्रा मतलब 4 के साथ बनाना, पॉली मतलब मेनी के साथ, और मेरा मोनो मतलब 1 के साथ। तो राइट ऑप्शन है मेनी पॉली एटॉमिक, more than 4. So option C, as it has more than 4 atoms, classifying it as a polyatomic. Next, phosphorus exists as P4. तो गाइस phosphorus P4, तो 4 के साथ ये बॉन्ड बनाता है, इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4, और हम नाम क्या देते हैं उसको? टेट्रा एटॉमिक। जो 4 होता है उसको हम टेट्रा कहते हैं, अभी आपने देखा। इफ़ यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस, हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट। गाइस इधर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉस्फोरस एक्सिस्ट एज P4। फॉस्फोरस अकेला P4 4 के साथ बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करता है, बट इधर पे क्या कहा जा रहा है गाइस? इधर पे कहा जा रहा है इफ़ यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल होंगे तो एक और P4, तो एक और एज इट इज ऐसा ही मॉलिक्यूल P4, एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट, तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 4 + 4 8। सो 8 ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। अब पॉलीएटॉमिक आयन इज डिफाइंड एज, पॉलीएटॉमिक आयन को हम कैसे डिफाइन करते हैं गाइस? इसको हम डिफाइन करते हैं आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल मेटल एटम। पॉलीएटॉमिक आयन गाइस, पॉलीएटॉमिक आपने समझ लिया क्या है? पॉलीएटॉमिक मतलब अभी अभी हमने देखा जहाँ पे मिनी एटम्स मोर देन 4 एटम्स के साथ वो कंबाइन होगा तो पॉलीएटॉमिक हो जाएगा, बट इधर आयन की बात की गई है। आयन मतलब उसके ऊपर
पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर कोई वैलेंसी आ जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए आयरन है जिसके पास +2 की वैलेंसी है, तो ये इसका आयन हो जाएगा, ये चार्ज आ जाना। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, इसमें माइनस का मतलब -1 का चार्ज आ गया, तो ये आयन होता है। एन आयन कंसिस्टिंग of a single metal atom, a cluster of atoms that carries a fixed net charge, an atom with zero valency, a molecule with no charge। तो गाइस इसको समझते हैं। सो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है? नहीं गाइस, मॉलिक्यूल विथ नो चार्ज इधर पे कहा गया है। सो इधर पे तो नो चार्ज होगा ही नहीं, इधर पे ऑलरेडी आयन बोला है तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा। एन एटम विथ जीरो वैलेंसी, और दूसरी चीज़ क्या बोली गई इधर पे? एन एटम विथ जीरो वैलेंसी, तो जीरो वैलेंसी फिर से गलत हो जा रहा है। जीरो वैलेंसी कैसे हो गई इसकी? वैलेंसी मतलब वही आयन होता है, चार्ज होता है। एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल मेटल एटम, तो क्या ज़रूरी है मेटल एटम ही हो इसमें और सिंगल हो? ये कोई ज़रूरी नहीं है गाइस। जैसे इधर मैंने लगाया मेटल एटम, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये नॉन मेटल है, ये भी हो सकता है। हाँ, तो ये गलत हो गया, ये इधर पे ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, अ क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट कैरीज अ फिक्स्ड नेट चार्ज। सो क्लस्टर ऑफ एटम मतलब कि एटम्स का ग्रुप, अगर एटम का ग्रुप है वो कुछ फिक्स चार्ज कैरी करता है, तो ये क्या होता है गाइस? ये मेरा पॉलीएटॉमिक होता है। तो यस, एकदम बात सही है गाइस। फॉर एग्जांपल NH4+, ओके, तो ये पॉलीएटॉमिक है। SO4-2, ये पॉलीएटॉमिक है गाइस। हाँ, सो यहाँ पे क्लस्टर देख रहे हैं आप, कंबाइंड है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये एक साथ कंबाइंड है, तो क्लस्टर ऑफ एटम्स हैं और ये फिक्स चार्ज कैरी कर रहा है, तो पॉलीएटॉमिक आयन हुआ। आर ग्रुप्स ऑफ एटम एक्टिंग एज अ सिंगल चार्ज यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइवेलेंट कैटायन। तो भाई इधर पे ट्राइवेलेंट कैटायन के बारे में बात की गई है, मतलब कि कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है गाइस, पहले तो समझ जाइए आप। आयन दो टाइप्स में क्लासीफाई हम करते हैं, एक एनायन मतलब प्लस, एक एनायन और एक कैटायन। सो एनायन मतलब क्या होता है गाइस? एनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है गाइस, आई एम सॉरी। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन होता है और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन होता है, ठीक है। सो ट्राइवेलेंट कैटायन गाइस बोला गया। ट्राइवेलेंट मतलब कि उसकी जो टेंडेंसी है वो 3 के साथ बॉन्ड बनाने की है। सो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वो ये प्लस है, तो प्लस वाले जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ट्राइवेलेंट। सो कौन सा ऑप्शन होगा इस? 3+। सो दिस इज माई राइट ऑप्शन। कैटायन मतलब पॉजिटिव और यहाँ पे ट्राइवेलेंट मतलब उसके ऊपर तीन चार्ज होने चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है। सो दिस माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते आगे गई, Al+3 is positive with a valency of 3. Next, in the compound magnesium MgCl2, the ratio of ions is, इस कंपाउंड में मैग्नीशियम क्लोराइड में गई आयन का रेशियो क्या है पूछा जा रहा है। द रेशियो ऑफ आयन्स इज, सो Mg+2 आयन फॉर एवरी 2 Cl- आयन। तो गाइज MgCl2 जो है इसका मतलब है इधर पे एक Mg 2 Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो अब समझते हैं 1 Mg2+ आयन फॉर एवरी 2 Cl- आयन। क्या बात सही है? 1 Mg 2 Cl- आयन, ठीक है, बात सही लग रही है गाइज। आगे बढ़ते हैं। 2 Mg, क्या 2 Mg मुझे दिख रहा है इधर पे? मुझे तो 1 Mg दिख रहा है खाली, तो ये बात गलत हो जाती है, इधर ये गलत है। 1 Mg एटम फॉर एवरी 1 Cl एटम, ये भी गलत हो जा रही है। 1 Mg और 1 Cl तो नहीं है इधर पे, 2 Mg, 1 Mg और 2 Cl है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो कहीं भी रेलिवेंट नहीं लग रहा है। तो राइट ऑप्शन है 1 Mg2+ फॉर एवरी 2 Cl-, ठीक है गाइज। रिक्वायर्स 2, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है गाइज? ये देखिए, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो इसकी 2 है, तो मतलब 2, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, Cl। सो एक Mg 2 के साथ बॉन्ड बनाएगा इधर पे। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं गाइज। इधर पे क्या दिया है? इफ एन एलिमेंट X हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 3 एंड एन ऑक्टोपस O हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 8। सो इधर पे ऑक्टोपस O की वैलेंसी 8 है, तो फॉर एग्जांपल मैं X को ऐसे मान लेता हूँ -3 और ऑक्टोपस O को मान लेता हूँ +8। तो इधर बोला जा रहा है हाउ मेनी X वुड बी नीडेड टू सेटिस्फाई ऑल 8 आर्म्स ऑफ वन ऑक्टोपस।
सो ऑक्टोपस के 8 आर्म्स को सेटिस्फाई करने के लिए कितने एक्स के एटम्स चाहिए होंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ये केमिकल फार्मूला से गाइस हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। सो आप देखें इधर जो भी वैलेंसी है इसकी, डजंट मैटर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप कुछ भी ले लीजिए अभी। सो यहाँ पे हम इसको क्रॉस करते हैं और ये जो वैलेंसी होती है वो नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाती है। सो इधर पे ये इसका केमिकल फार्मूला ऐसा बनेगा, तो 8 इधर आ जाएगा और O इधर आ जाएगा 3 के पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितने x के एलिमेंट चाहिए होंगे गाइस, O के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हमें x के 8 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, मतलब 8 एटम्स चाहिए होंगे। तो इधर पे यही बोला गया है हाउ मेनी x, तो राइट आंसर इज 8 एलिमेंट्स ऑफ x एंड 3 ऑक्टोपसेस। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C. So it is absolutely right. LCM of 3 and 8 is 24, hence 8 atoms of X balances 3 octopus. तो गाइस आप ऐसे भी कर सकते हैं, LCM भी ले सकते हैं 3 and 8 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। When writing a chemical formula for compound made of a metal and a non-metal, the rule is, तो जब भी हम गाइस केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो रूल कौन सा फॉलो करते हैं वो पूछा जा रहा है। तो कुछ हम रूल फॉलो करते हैं, ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। सो द नॉन मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो ऑफकोर्स जब हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो गाइस आपका एक मेटल रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा। सो बेसिकली ये एक्स वाई ऐसे रहता है, ये मान लीजिए मेटल है तो ये क्या है, नॉन मेटल है। तो आई होप मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था, आपको याद होगा। सो मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल मतलब नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे रूल क्या है इधर हम देखते हैं। द नॉन मेटल इज रिटन फर्स्ट, तो नॉन मेटल फर्स्ट में लिखा रहेगा, तो ये तो ट्रू नहीं है गाइस, नॉन मेटल फर्स्ट में हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट द मेटल इज रिटन फर्स्ट ऑन द लेफ्ट, तो ये सही लग रहा है, मेटल को हम फर्स्ट में लिखते हैं, देखिए आप ऐसे लिखा है हमने। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंबल्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो गाइस ये भी गलत है, सिंबल्स आर रिटन बेस्ड ऑन द मासेस, ये भी गलत है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो कन्वेंशनली द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल इज रिटन फर्स्ट, तो कन्वेंशनली बाय कन्वेंशन हम इसको फॉलो करते हैं, मेटल फर्स्ट में आएगा, नॉन मेटल सेकंड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो गाइस अगेन केमिकल फार्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, हमें केमिकल फार्मूला लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो कैसे लिखते हैं गाइस, एल्यूमिनियम आप ये सिंबल इधर लिखिए, ऑक्सीजन का सिंबल इधर लिखिए, एल्यूमिनियम की वैलेंसी इधर लिखिए, तो वैलेंसी है +3, सो इसकी वैलेंसी क्या है -2। सो ये एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज है। अगेन गाइस करना क्या है, हमें क्रॉस करना है। सो मैं इसको इधर क्रॉस करूंगा, इसको इधर क्रॉस करूंगा, तो इसके Al के सबस्क्रिप्ट में इधर 2 आ जाएगा और O के सबस्क्रिप्ट में इधर 3 आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बना Al2O3। सो हमारा फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर C इज राइट। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो क्रिस क्रॉस मेथड हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। इन द फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, तो होल ट्वाइस ये नीचे है इधर, सबस्क्रिप्ट हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट में। द सबस्क्रिप्ट 2 आउटसाइड द ब्रैकेट मीन्स, तो ये जो 2 सबस्क्रिप्ट है बाहर, इसका मतलब क्या है, OH ब्रैकेट 2, इसका मतलब क्या है पूछा जा रहा है गाइस। तो देर आर 2 कैल्शियम एटम, क्या इसका मतलब ये है, नहीं कैल्शियम तो इधर है, तो ये तो OH पे लगा हुआ है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। देर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 हाइड्रोजन एटम, क्या ये बात सही है गाइस, ऑक्सीजन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम, क्या इसका मतलब ये है, तो यस इसका मतलब यही है गाइस। होल 2 मतलब क्या है, ये दोनों बात करें ऑक्सीजन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम, तो ऑप्शन बी इज राइट, ओनली हाइड्रोजन इज डबल, ये भी गलत है। द टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इज 2, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ऑप्शन बी, सबस्क्रिप्ट आउटसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट इनसाइड द ब्रैकेट। आई होप समझ में आ गया होगा गाइस आपको। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, अमोनियम सल्फेट का करेक्ट फॉर्मूला क्या है गाइस, आपको अगेन बनाना है वैसे ही, कैसे, केमिकल फॉर्मूला। तो ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे NH4, और ये भी सल्फेट क्या है, इसका वैलेंसी SO4, तो NH4 के नीचे इसका चार्ज दैट इज +1 और SO4 के नीचे इसका चार्ज दैट इज -2। हम क्या करेंगे इसको क्रॉस करेंगे, तो हमारा जो केमिकल फॉर्मूला आएगा NH4 होल ट्वाइस सबस्क्रिप्ट में और इधर पे SO4, तो NH4 होल ट्वाइस SO4 इज द राइट आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है गाइस, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। नो, ऑप्शन नंबर C नहीं है गाइस, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से गाइस हम करते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड K2SO4, तो इधर पे गाइस हमें केमिकल फॉर्मूला देके हमसे पूछा जा रहा है उसका नेम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा। अगेन गाइस ये क्वेश्चन आएगा आपका इस टाइप का भी, तो आप देख सकते हैं K है इधर पे और इधर सल्फेट है, तो K किसका सिंबल है, ये है पोटेशियम का जो कि एक मेटल है, और सल्फेट क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है। सो ये बना क्या, पोटेशियम सल्फेट।
सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट ऑप्शन इज पोटेशियम सल्फेट, सल्फाइट नहीं, सॉरी सल्फाइट नहीं, देखिए कंफ्यूज करने के लिए गाइस ऑप्शन डिफरेंट है, सल्फेट ATE, सो डाई पोटेशियम सल्फेट गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। So yes, K is potassium and SO4 is sulfate group. What is the chemical name for CaCl2? गाइस अगेन केमिकल फॉर्मूला देखिए, नेम पूछा जा रहा है तो नेम क्या होगा गाइस, तो Ca मतलब कैल्शियम और यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो गाइस ये क्लोराइड बन जाता है, जब ये आयन बनेगा तो ये क्लोराइड हो जाएगा। तो इधर पे हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो कैल्शियम क्लोराइड गलत है, कैल्शियम क्लोरीन गलत है, कैल्शियम कार्बन क्लोराइड तो गलत ही है, कार्बन कहाँ से आ गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेटल प्लस नॉन मेटल विथ IDE एंडिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, बिल्कुल सही, इधर सबस्क्रिप्ट में 2 है। हाउ मेनी एटम्स इन टोटल आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है गाइस, हाउ मेनी टोटल एटम्स इन हाउ मेनी एटम्स इन टोटल आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। तो कितने एटम्स है गाइस, इधर पे अगर आप देखेंगे Na2CO3 में मेरे पास 2 सोडियम के एटम हैं 2, प्लस इधर पे अगर मैं देखूं 1 कार्बन है 1, प्लस इधर पे 3 ऑक्सीजन है तो 3। सो आंसर हो गया 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो 6 इज माय आंसर। तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर गाइस। सो अगेन गाइस ये एटॉमिसिटी का फॉर्म क्वेश्चन है गाइस, एटॉमिसिटी। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 6 हुई, ये केमिकल कंपाउंड की। सो यस इट इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल कौन सा सही फॉर्मूला है गाइस, Mg होता है और हाइड्रोक्साइड OH होता है। तो इसके नीचे हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे -1 होता है गाइस इसकी वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी +2 होती है। सो ये इसको हम क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा MgOH। इधर पे सबस्क्रिप्ट में वैलेंसी आ जाएगी, इधर पे 1 है तो 1 नहीं लगाना गाइस आपको। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा द राइट आंसर इज MgOH होल ट्वाइस। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन है, होल ट्वाइस वाला, ये वाला ऑप्शन ये नीचे है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रिजल्टिंग इन MgOH होल ट्वाइस। तब क्वेश्चन नंबर 31, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O इज 18 म्यू, हाउ इज दिस कैलकुलेटेड। सो मॉलिक्यूलर मास H2O का 18 म्यू है गाइस, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पूछा गया है। तो देखते हैं गाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो H2O है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो मैं इसको 2 लिखूंगा इनटू, और एक हाइड्रोजन का मास मुझे पता है, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास पता है मुझे, उनका अगर हम मास निकाले तो गाइस मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1 म्यू होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 म्यू होता है गाइस। सो 2 × 1 म्यू मैं करूँगा इधर पे, प्लस अब इधर ऑक्सीजन एटम है, सो इधर 2 हाइड्रोजन थे तो गाइस 2 लिखा मैंने, इधर ऑक्सीजन एक ही है तो हम कुछ नहीं डायरेक्टली लिखेंगे 16 म्यू। सो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 2 म्यू प्लस 16 म्यू, दैट इज 18 म्यू इज माई आंसर। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो हाउ इज दिस कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट होगा गाइस, इसका मतलब इनटू है इधर पे। सो 1 प्लस क्या ये होगा, 1 × 2 क्या ये होगा, +16 ये होगा, ऑप्शन ए इज राइट। तो 1 × 2 + 16, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो कि HNO3 है, इसका मॉलिक्यूलर मास गाइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन सिंपली आपको गाइस पहले तो सारे एलिमेंट्स के मास इधर लिख देने हैं, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का आपको मास पता रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन का जो मास है गाइस वो 1 म्यू है, और ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है गाइस अपना 16 म्यू है, और नाइट्रोजन का जो मास है गाइस वो 14 म्यू है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 + 14 म्यू प्लस ऑक्सीजन, इधर 3 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 3 × 16 म्यू करेंगे हम, ये देखिए 16 म्यू है। सो इसको ऐड कर देंगे, 1 + 14 15 म्यू, 15 + 3 × 16 48, सो 15 48 + 15 हो जाएगा गाइस 63 म्यू, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकाल रहे हैं हम, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस आगे, व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO। ZNO का फॉर्मूला यूनिट मास क्या है गाइस। अगेन मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास गाइस सेम ही होता है, उनका जो मेथड होता है कैलकुलेशन का मेथड सेम होता है गाइस, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। फॉर्मूला यूनिट मास हम कैलकुलेट करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए,
आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, आप याद रखिएगा डिफरेंस इनका। ये इधर पे जो कंपाउंड्स रहते हैं वो आयोनिक कंपाउंड रहते हैं। सो बात करते हैं गाइस ZnO। तो Zn का जो मास है, अगेन इधर पे मास आपको दिया है 65 म्यू है, तो 65 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, तो 65 प्लस 16 कितना हो जाएगा गाइस? 81। सो 81 म्यू हो जाएगा। सो 81 म्यू, ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। सो एब्सोल्युटली राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू वी यूज फॉर्मूला यूनिट मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास फॉर NaCl? तो गाइस देखिए क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला यूनिट मास किसके लिए होता है? आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है, बट मेथड जो है कैलकुलेट करने का वो दोनों का ही सेम है। सो क्यों हम फॉर्मूला यूनिट मास यूज़ करते हैं NaCl के लिए और मॉलिक्यूलर मास यूज़ नहीं करते हैं? बिकॉज NaCl इज गैस। तो गाइस ये रीज़न कहीं से ट्रू नहीं है। NaCl और गैस नहीं होता है, सॉलिड होता है। बिकॉज इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस रादर देन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। क्या ये बात सही है? अभी मैंने बताया था गाइस आपको आयंस के लिए यूज होता है, तो ये बात एकदम सही है। बिकॉज इट कंटेन्स अ मेटल, तो ये गलत है। बिकॉज इट इज अ मिक्सचर, ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज लैटिसेस, नॉट आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स। द सिंपलेस्ट रेशियो इज अ फॉर्मूला यूनिट। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की गाइस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अ कंपाउंड कंटेन्स 0.096, अ कंपाउंड कंटेन्स 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। टोटल वेट इज दिस परसेंट ऑफ बोरॉन आपको पूछा जा रहा है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपल मैथ्स यूज करते हैं गाइस। क्या मैथ्स है हमारा? मैथ्स हमें पता है, परसेंटेज निकालना है हमें इधर पे। परसेंटेज कोई भी चीज़ का गाइस परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ बोरॉन निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का गाइस सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। हमें क्या करना है? पार्ट बाय होल लेना है। पार्ट बाय होल इनटू 100% करना है। दैट्स इट। सो इधर पे पार्ट क्या है? इधर पे बात की जा रही है गाइस बोरॉन की। तो बोरॉन एक छोटा सा पार्ट है। इधर पे मेरे पास कंपाउंड जो है, वो कंपाउंड जो है उसमें एक पार्ट है बोरॉन का। जो कंपाउंड है गाइस, कंपाउंड है उसमें एक पार्ट है बोरॉन का और एक पार्ट क्या है गाइस? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। सो इधर पूछा जा रहा है बोरॉन का परसेंटेज कितना है। तो मतलब पार्ट कितना है, इसका मास कितना है? इसका मास दे रखा है 0.096 ग्राम। ठीक है। सो हम क्या करते हैं गाइस? 0.096 बाय होल कितना है, टोटल कितना है? तो टोटल कितना होगा गाइस? 0.096 प्लस 0.144, ये टोटल मास होगा कंपाउंड का, जो कि हम ऐड करेंगे। तो ऑलरेडी गाइस, आई एम सॉरी, ऑलरेडी इधर पे दे रखा है, टोटल वेट इधर दे रखा है 0.24 ग्राम। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इधर पे ऑलरेडी गिवन है। तो हम इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। सो यहाँ पे टोटल 0.24 ग्राम दे रखा है, तो ये पार्ट हो गया गाइस मेरा, और ये होल क्या होगा? 0.24 इंटू 100%। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मैथ्स कैलकुलेशन कर दीजिएगा। इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इधर पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जीरोस आ जाते हैं नीचे, 1 2 3, और होल नीचे वाला फ्रैक्शन चेंज होगा, फ्रैक्शन में डेसिमल चेंज होगा। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरोस, 24/100, और यहाँ पे एज इट इज़ इंटू 100%। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल गई, 1 जीरो ऊपर बच रहा है। अब हमें पता है रूल अपना 96 अपॉन 10, ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं, नीचे इधर 1 बचा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है गाइस 1/24, और ये इंटू हो जाता है। ये हमारा रूल है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा था मैथ्स। 100% ये हो जाएगा। अब इधर 24 कब जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा गाइस, 4 ज़ा 96, इधर बचा 4/10, इधर एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, और बचा 40, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 40, तो 40% गाइस आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर पूछा जाए ऑक्सीजन का कितना होगा परसेंटेज, तो सेम तरीके से आपको करना है गाइस ऑक्सीजन का भी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, हम कैसे इधर पे निकाल रहे हैं। सो अगेन, अगर एक कंपाउंड में खाली 2 ही हमारे एलिमेंट्स हैं, तो आप डायरेक्टली ऑक्सीजन का 100 में से अगर आप 40 माइनस कर देंगे, तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा, जो कि बचा है रिमेनिंग 60%, ये O2 का हो जाएगा डायरेक्टली। सो हमें बोला था बोरॉन का, तो हमने बोरॉन का निकाल दिया। सो दैट इज़ 40%। आगे बढ़ते हैं गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36।
तो अगेन गाइज यहाँ पे फिर से मास रेशियो ऑफ C/A दे रखा है 3:8। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास इधर पूछा जा रहा है। तो CO2 का मास रेशियो क्या है 3:8। कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3:8 है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कार्बन बाय मास परसेंटेज क्या होगा गाइज। सो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा जा रहा है इधर पे कितना होगा बेसिकली। सो अगेन गाइज फॉर्मूला मैंने बताया था पार्ट बाय होल आपको करना है। तो इधर पे होल कितना होगा गाइज, ये रेशियो में है तो इसको मैं कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन है तो आपको 3x और इसको 8x ले लेना है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी कार्बन की 3 टाइम्स x, तो हम x मान ले रहे हैं। इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी ऑक्सीजन की 8 टाइम्स x। सो मेरा होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा गाइज 3x प्लस 8x, और पार्ट क्या है मेरा 3x। कार्बन की बात चल रही है गाइज तो मैंने कार्बन को 3x ले रखा है। अब ये पार्ट हो गया, ये होल हो गया, अब इंटू 100% आपको कर देना है। सो इधर पे आंसर मेरा क्या होगा गाइज 3x, 8x प्लस 3x 11x इंटू 100%। x कैंसिल। नाउ गाइज बचा हमारे पास 3 इंटू 100 300, 300 बाई 11 परसेंटेज। अगर मैं इसको गाइज सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आएगा मुझे 11 2 ज़ा 22, 30 माइनस 22 8 80, 11 7 ज़ा 77, तो 80 माइनस 77 3 बचेगा आपका, 11 2 सा फिर से ऐसा आएगा, तो 27.2 आ रहा है जो कि 27 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है गाइज। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम निकाल रहे हैं परसेंटेज वाला क्वेश्चन। तो गाइज अगर आपको फिर भी डाउट बच रहा है, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा ध्यान से देखिए। और दूसरी चीज़ क्या है, आप कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं मुझे, आप अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हैं। आई विल टेक योर कॉमेंट्स। सो आगे बढ़ते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइन C2H2, ये केमिकल फार्मूला है, C2H2 सबस्क्रिप्ट में है, C इज 12 एंड H इज 1 म्यू। तो मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है गाइस, अगेन ये एक नॉन आयनिक कंपाउंड है। सो 2 इंटू कार्बन का मास, तो कार्बन का मास आपको करना है जो कि क्या है अपना कार्बन का मास 8 म्यू 12 म्यू, प्लस हाइड्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन हम करेंगे 2 इंटू, इधर पे 1 है, 1 हाइड्रोजन है तो 1 म्यू, नेक्स्ट 24 म्यू प्लस 2 म्यू, तो राइट आंसर इज 26 म्यू। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस आपको भी आ गया होगा, ये आपने भी करेक्ट आंसर निकाला होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फॉस्फेट आयंस। फॉस्फेट आयन में कितने एटम है गाइस, अगेन एटॉमिसिटी पे क्वेश्चन है गाइस आपका। सो कितने एटम है, इधर फॉस्फोरस का एक एटम है, ये मेरा आयन है, तो इधर पे कितने एटम है गाइस, फॉस्फोरस का एक प्लस ऑक्सीजन का 4, तो टोटल 5 एटम्स हैं। तो आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एटॉमिसिटी गाइस। ये होता है एटॉमिसिटी। सो अगेन गाइस इधर पे मैं छोटा सा और आपको नोट्स बताता हूँ। एटॉमिसिटी आप अगेन निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले भी देखा था। सो सिंपली आपको काउंट करें नंबर ऑफ एटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने H2O रखा तो इधर 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2, और इधर 1 ऑक्सीजन एटम है तो 2 + 1 = 3, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई। तो मतलब ट्राई एटॉमिक है गाइस ये। वैसे ही अगर एटॉमिसिटी 4 है तो टेट्रा है वो, और मोर देन 4 है तो पॉली, हमने पहले भी देखा था ये। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस ये, द फॉर्मूला कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सो सोडियम ऑक्साइड Na2O है इधर पे, ये Na2O, इसका हमें फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो अगेन फॉर्मूला यूनिट मास आयनिक कंपाउंड का होता है, तो 2 इंटू Na का जो तुम्हारा आपका गाइस मास होगा इधर पे दे रखा है 23 म्यू, सो 23 प्लस, और 2 एटम्स है Na के, और ऑक्सीजन 16 म्यू होता है। सो 2 इंटू 23 46 होता है गाइस, 46 प्लस 16 अपना कितना हो जाएगा, 46 प्लस 16 62 म्यू आएगा गाइस इधर पे, तो 62 म्यू इज माय राइट आंसर। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट अ होल नंबर, दैट इज क्लोरीन 35.5 म्यू गाइस, आप देख सकते हैं इधर पे।
इट इज़ बिकॉज ये ऐसा क्यों होता है गाइस। नाउ इधर पे गाइस ये जो क्वेश्चन है इधर पे बोला जा रहा है जो रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब कि हमने जो भी एटॉमिक मास यूनिट में देखा था, मास कंपैरिजन में हम निकालते हैं C12 आइसोटोप के 1/12 होता है। सो अगर आपका कोई मास डेसिमल में आता है, सो अगर मास डेसिमल में आ रहा है तो गाइस ये क्यों आ रहा है ये पूछा गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं गाइस। द साइंटिस्ट मेड एन एरर इन वेइंग, तो ये तो गलत बात है गाइस, एरर थोड़ी ना होता है, हम एरर नहीं बताते हैं। तो क्यों आ रहा है? एटम्स कैन हैव फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ प्रोटॉन, तो क्या एटम्स के फ्रैक्शन पार्ट ऐसा नहीं होता है गाइस, प्रोटॉन कंप्लीट होता है, एक होता है, तो फ्रैक्शन में नहीं होता है, गलत हो गया। इट इज़ एन एवरेज मास टेकिंग आइसोटोप्स इनटू अकाउंट, सो ये एक बात की गई है, तो ये ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है गाइस। द मास चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। यहाँ पे हमने गाइस क्लोरीन के केस में एवरेज ले रखा है। अब तो एक 35 है और एक 36 है गाइस मेरा, तो इन दोनों के मास को हमने एवरेज निकाल रखा है। 35 + 36 कितना होगा गाइस आपका? 35 + 36 आपका 71 हो जाएगा। 71/2 अगर हम करेंगे तो 35 2 3 = 6, 2 5 = 10 एंड 2 5 = 10, तो 35.5 में आ रहा है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें गाइज, और आपको ये इस बार का जो हमने आपके लिए 40 क्वेश्चंस बनाए आपको समझ में आया होगा। सो गाइज अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा, आप बुक को थरोली पहले रीड करिएगा, नहीं तो अभी जाके आप बुक को थरोली रीड करिएगा गाइज। जो हमने टॉपिक देखे आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।